Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the topic biological molecules. The learning outcome of biological molecules are given below. The definition of terms monomer, polymer, macromolecules, and the discussion of carbohydrate, especially monosaccharides, oligosaccharides, and polysaccharide, including starch, glycogen, and cellulose. इसी तरह से जो सेकंड लर्निंग आउटकम है उसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड हम पढ़ेंगे, उसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी प्रोटीन्स along their importance. The last learning outcome of this topic is are lipids, the type of lipids, acylglycerol, waxes, phospholipids, terpenoids and their function. अब हम इनको एक एक करके आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स में दे आर आल्सो कॉल्ड सैकराइड्स एंड द लिटरल मीनिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड हाइड्रेटेड कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स को केमिकली हम डिफाइन करते हैं। दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन्स आर दोज कंपाउंड विच गिव एल्डिहाइड आर कीटोन ऑन हाइड्रोलिसिस। कार्बोहाइड्रेट्स का जो जनरल फार्मूला है वो CX वाटर और Y। कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रिकर्सर ऑफ ऑर्गेनिक all organic molecules by different processes. The classification of carbohydrate been classified into three main categories: monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. अब हम इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं, इनके जो फीचर्स बनेंगे। मोनोसैकराइड्स को आमतौर पे सिंपल शुगर भी कहते हैं, ओलिगोसैकराइड्स को कॉम्प्लेक्स शुगर का नाम दिया जाता है और पॉलीसैकराइड को हम कहते हैं मोस्ट कॉम्प्लेक्स शुगर। तीनों को अगर हम कंपेयर करें ऑन द बेस, तो मोनोसैकराइड आर स्वीट इन टेस्ट, ओलिगोसैकराइड्स आर लेस स्वीट इन टेस्ट एंड पॉलीसैकराइड आर टेस्टलेस। अगर हम इनकी सॉल्युबिलिटीज देखें इन वाटर के अंदर, तो मोनोसैकराइड आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर, ओलिगोसैकराइड आर लेस सॉल्युबल इन वाटर एंड पॉलीसैकराइड आर स्प्रेंगली पार्शली आर दे मे बी इनसॉल्युबल इन वाटर। उसके बाद अगर हम इनकी हाइड्रोलिसिस देखें, ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मोनोसैकराइड चूंकि पहले ही सिंपल हैं तो ये आगे फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते, कांट बी हाइड्रोलाइज। ओलिगोसैकराइड्स कैन बी हाइड्रोलाइज इनटू बेसिक यूनिट्स। इसी तरह से जो पॉलीसैकराइड्स होते हैं वो हाइड्रोलाइज होते हैं इनटू बेसिक यूनिट्स। इसी तरह से जब हम इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं तो मोनोसैकराइड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो कार्बन एटम्स के नंबर की बेस पे इसको हम क्लासिफाई करते हैं। वेदर इसमें अगर 3 कार्बन है तो ट्रायोज है, 4 है तो टेट्रोज है, 5 है तो पेंटोज, 6 है तो हेक्सोज, 7 है तो उसमें हेप्टोज कहलाएगी। इसी तरह से जो ओलिगोसैकराइड्स हैं, दे आर आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ मोनोसैकराइड दे रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस। जहां तक पॉलीसैकराइड की बात है, ऑन दे आर आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी। हम आगे चल के इसको पढ़ेंगे डिटेल में कि इसमें स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज इसमें आती है। अब मोनोसैकराइड की जो क्लासिफिकेशन है, दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। फार्मूला हमारे सामने यहाँ पे गिवन है और ट्रायोज में 3 कार्बन एटम्स हैं और अगर फार्मूले पे अप्लाई इसको करें तो ये C3H6O3 बनेगा। अब जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दे में बी एल्डो शुगर और कीटो शुगर। जिस तरीके से अगर हम इसको ग्लाइसरल्डिहाइड को देखें तो ग्लाइसरल्डिहाइड एल्डिहाइड, इसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप होगा एल्डिहाइड। इसी तरह से डाइहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन को अगर हम देखें तो इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो कीटोन होगा। टेट्रोज वेरी रेयर इन नेचर and present in some bacteria. नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें 4 होते हैं। इसका फार्मूला आपके सामने है। इसी तरीके से इसके अंदर भी एल्डो शुगर और कीटो शुगर, अरिथ्रोज और अरिथ्रोलोज, पेंटोजिस, दे कंटेन 5 कार्बन। फार्मूला राइबोज। ये राइबोज जो है ये आरएनए के अंदर मौजूद होती है, जबकि डीऑक्सीराइबोज डीएनए के अंदर मौजूद होती है। राइबोलोज कीटो शुगर है और ये कैल्विन साइकिल के अंदर चैप्टर 11 के अंदर आपने इसको पढ़ा होगा। इसी तरह से जो हेक्सोज है, इसके अंदर 6 कार्बन एटम होते हैं
और इसका फार्मूला, और इसके अंदर जो एग्जाम्पल हैं वो ग्लूकोज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एल्डो शुगर एंड फ्रिक्टोज कीटो शुगर है, एंड गैलेक्टोज। इसी तरह से हेप्टोजिस कंटेनिंग 7 कार्बन एटम एंड सीडोहेप्टोलोज इसकी एग्जाम्पल है। यहाँ पे ट्रायोज की एक स्ट्रक्चर आपके सामने है। इसमें कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है और ये कार्बन नंबर 3 है। 3 कार्बन है इसके अंदर, और इसके कार्बन नंबर 1 अगर आप टॉप पे देखें तो यहाँ पे ये एल्डो ग्रुप इसके साथ लगा हुआ है, तो इस ट्रायोज को हम एल्डो फॉर्म का नाम देंगे। अब अगर दूसरी स्ट्रक्चर में आप देखें जो इसका दूसरी फॉर्म है, तो वहां पे नंबर 2 के ऊपर कीटोन ग्रुप मौजूद है, एल्डो एंड कीटो। तो इस तरीके से ये एक दूसरे के आइसोमर हैं। एल्डो फॉर्म में इसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड और कीटो फॉर्म के अंदर इसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन्स दोनों एक दूसरे के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं। जब आप ग्लाइकोलिसिस पढ़ रहे होते हैं तो उस दौरान इसको डिस्कस किया जाता है। मोस्ट ऑफ द मोनोसेक्राइड फॉर्म अ रिंग स्ट्रक्चर इन सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के अंदर ये, वाटर के अंदर ये रिंग स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है आपके सामने राइबोज का, कार्बन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। राइबोज पेंटोज शुगर है। जब इसको में ऐड करेंगे तो ये डेवलप करेगी रिंग स्ट्रक्चर, और इस रिंग स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखें तो ये रिंग कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान डेवलप हुआ है। कार्बन नंबर 1 और 4 के दरमियान जो लिंकेज है वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। जो रिंग के अंदर कार्बन शामिल है उसमें कार्बन नंबर 1, 2, 3 और 4, जबकि कार्बन नंबर 5 आउट ऑफ द रिंग मौजूद है। इसकी जो स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप होगी उसका नाम है राइबोफ्यूरानोज, और ये डी ग्लूकोज है, डी फॉर डेक्स्ट्रो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 1 पोजीशन के ऊपर एल्डो ग्रुप मौजूद है, तो इसको हम ग्लूकोज या एल्डो ग्लूकोज का नाम देंगे। इसी को अगर के अंदर हम डालेंगे तो ये रिंग स्ट्रक्चर बनाती है, और ये रिंग स्ट्रक्चर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के दरमियान डेवलप होता है, जबकि कार्बन नंबर 6 आउट ऑफ रिंग होती है। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को हम ग्लाइकोपाइरिनोज या डी ग्लूकोज का नाम देंगे, और ये डी ग्लूकोज आल्सो कॉल्ड डेक्स्ट्रोज। 10 ग्राम ग्लूकोज की जब सिंथेसिस होती है तो उस दौरान 717.6 किलो कैलोरी सोलर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। यहां से हम अगर 1 ग्राम ग्लूकोज निकालना चाहें, हमारे पास 1 ग्राम ग्लूकोज के लिए जो सोलर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो 71.76 किलो कैलोरी सोलर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी 1 ग्राम के लिए। ह्यूमन ब्लड के अंदर नॉर्मली जो ग्लूकोज की परसेंटेज है वो 0.08% होती है। इस सारी डिस्कशन को अगर हम अप्लाई करें इस एमसीक्यूज के ऊपर, द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, तो डेफिनेटली जो इसका आंसर होगा वो ग्लूकोज होगा। ओलिगोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स आर जॉइंड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टू फॉर्म ओलिगोसैकेराइड्स। ये एक डायग्राम से एक्सप्लेन किया गया है ओलिगोसैकेराइड को। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और ये फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को हम एल्डो शुगर और फ्रक्टोज को हम कीटो शुगर का नाम देंगे। ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 का हाइड्रोजन, ये दोनों यहां से रिलीज होंगे, वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लिंक कर रहा है 2 कार्बन को। सो COC ये रिप्रेजेंटेशन है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की। एक डाइसैकेराइड स्ट्रक्चर डेवलप हो गया जो कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 1 ग्लूकोज का है और कार्बन नंबर 2 फ्रक्टोज का है, तो उनके दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड डेवलप हुआ और इस पूरे मॉलिक्यूल को हम डाइसैकेराइड कहते हैं। इसी तरह से जो फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स हैं उनमें माल्टोज है,
सुक्रोज है जो कि ऊपर अभी हमने डिस्कस किया है, और तीसरा लैक्टोज है। जो मोनोसेक्राइड है माल्टोज के अंदर वो ग्लूकोज, और इनके दरमियान अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मौजूद होता है। इसी तरह से जो केन शुगर है सुक्रोज, उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के लिंक से जुड़े हुए हैं, और लैक्टोज मिल्क शुगर, उसमें ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं। तीसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड की जो क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलोज, डेक्स्ट्रिन, एगर, पैक्टिन, काइटन, ये पॉलीसेक्राइड्स हैं। इनमें कुछ होमोपॉलीसेक्राइड हैं और कुछ हेट्रोपॉलीसेक्राइड हैं। होमोपॉलीसेक्राइड के अंदर प्योर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन जो हेट्रोपॉलीसेक्राइड है इनके अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ इन एडिशन कुछ दूसरे मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी इसके अंदर मौजूद हो सकते हैं। पॉलीसेक्राइड को अगर हम क्लासीफाई करें तो ये कुछ फीचर्स के बेस पे हम कर सकते हैं। अकरेंस, स्टार्च प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं और प्लांट्स के फ्रूट्स के अंदर, ग्रेन्स में, सीड में एंड ट्यूबर्स में। लेकिन ग्लाइकोजन एनिमल्स के अंदर मौजूद होते हैं, स्टोर होते हैं, और एनिमल के लीवर में और मसल सेल्स के अंदर ये मौजूद होते हैं। इसी तरह से मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेक्राइड जो है वो सेलुलोज है। प्लांट के अंदर मेन जो कॉन्स्टिट्यूट है सेल वॉल का वो सेलुलोज है। इसी तरह से जो मेन फंक्शन है इनके, स्टार्च मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एनिमल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड फॉर एमसीक्यूज। मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एनिमल इज कॉल्ड स्टार्च। इसी तरह से चीफ स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड फॉर एमसीक्यू स्टेटमेंट, इन एनिमल, वो होगा ग्लाइकोजन। इसी तरह से जो सेलुलोज है वो मेन कॉन्स्टिट्यूट बनेगा सेल वॉल का, जो कि प्लांट सेल में मौजूद होती है। इसके बाद जो तीसरा इसका फीचर है वो रिजल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस है। हाइड्रोलिसिस के बाद स्टार्च अपने बेसिक यूनिट ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होगा, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और सेलुलोज भी ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सोलबिलिटी, सोलबिलिटी इन वाटर, स्टार्च सोलेबल इन हॉट वाटर, एंड अमाइलोपेक्टिन जो कि स्टार्च की टाइप है, दो इसके टाइप्स हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन हॉट वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होता, लेकिन एमाइलोज जो है वो सोल्यूबल हो जाता है। इसी तरह से जो ग्लाइकोजन है ये इनसोल्यूबल है हॉट एंड कोल्ड वाटर के अंदर, और सेलुलोज हाईली इनसोल्यूबल है इन हॉट एंड कोल्ड वाटर। तीसरा है इनका केमिकल टेस्ट आयोडीन के साथ। स्टार्च का जो सोल्यूशन है वो ब्लू कलर देगा, ग्लाइकोजन का जो सोल्यूशन है वो रेड कलर देता है, जबकि सेलुलोज कोई कलर आयोडीन के साथ नहीं देता। नेक्स्ट टॉपिक, प्रोटीन्स। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन सेल एंड कंप्राइज ओवर 50% ऑफ द टोटल ड्राई वेट। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन सेल एंड कंप्राइज ओवर 50% ऑफ द ड्राई वेट, present every part and every type and every kind of cell. प्रोटीन और पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, और इन अमाइनो एसिड्स के अंदर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये चार एलिमेंट हैं बेसिक जो कि अमाइनो एसिड्स के अंदर मौजूद होते हैं। अमाइनो एसिड्स की जो तादाद बुक के अंदर दी गई है वो 170 है, यहाँ पे अबाउट 170 है। तो एमसीक्यूज की स्टेटमेंट के अंदर अगर आपसे इस तरीके से वो पूछेंगे कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड टोटल, तो वो 170 होंगे। 25 कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्रोटीन्स, मोस्टली 20 अमाइनो एसिड फॉर्म द प्रोटीन्स। इसी से एक क्वेश्चन एमसीक्यूज हम देखते हैं, मोस्ट प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। इस स्टेटमेंट को यहां से आप देख सकते हैं कि 20 मोस्ट प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। इसी तरह से ये एक स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का। अमाइनो ग्रुप हमेशा लेफ्ट साइड पे होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसका राइट साइड पे होगा। आर ग्रुप को रिप्लेसेबल ग्रुप कहते हैं, ये रेडिकल एंड
दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन। एंड वो कार्बन जो अमाइनो को कार्बोक्सिलिक R और H के दरमियान होती है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। इसी स्ट्रक्चर को यूज करते हुए ये दो अमाइनो एसिड हैं, एक ग्लाइसिन है और दूसरा एलानिन। एलानिन के अंदर R ग्रुप रिप्लेस हो गया मिथाइल से और यहां R ग्रुप रिप्लेस हो गया H से, हाइड्रोजन से। पेप्टाइड बॉन्ड डिवेलप होता है कार्बोक्सिलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ लेफ्ट अमाइनो एसिड एंड अमाइनो हाइड्रोजन ऑफ अदर अमाइनो एसिड। लेफ्ट साइड के अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और राइट साइड के अमाइनो एसिड का हाइड्रोजन अमाइनो ग्रुप से, ये दोनों यहां से रिप्लेस होंगे, वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा और बॉन्ड डिवेलप हो जाता है C और N के दरमियान। ये जो बॉन्ड डिवेलप हुआ है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, द बॉन्ड बिटवीन टू अमाइनो एसिड कार्बन एंड नाइट्रोजन। मॉलिक्यूल का नाम ग्लाइसिल एलानिन और ये एक डाइपेप्टाइड है। इसी तरह से पेप्टाइड बॉन्ड का जो MCQs बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड इज बिटवीन, यहां पे अगर हम देखें तो ये कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान है। तो अगर इसी इंफॉर्मेशन को यहां अप्लाई करें इस स्टेटमेंट के ऊपर, तो पेप्टाइड बॉन्ड इज बिटवीन C एंड N। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। 4 लेवल हैं इसमें, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। 4 लेवल हैं। इन 4 को कंपेयर किया गया है एक टेबल के अंदर। इसके 3 फीचर, एक डेफिनेशन की बेस पे है या इसके अंदर से जो इंफॉर्मेशन मिलेगी। डेफिनेशन में प्राइमरी स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसमें नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये इंफॉर्मेशन है, ये इसकी डेफिनेशन है प्राइमरी स्ट्रक्चर की। इसी तरह सेकेंडरी स्ट्रक्चर का जो कीवर्ड बनेगा वो क्वाइलिंग और क्वाइल इनटू हेलिक्स, व्हिच मे बी अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। टर्शरी स्ट्रक्चर में एक स्ट्रेट चेन की बेंडिंग और फोल्डिंग होती है इनटू ग्लोबुलर शेप, जबकि क्वाटरनरी के अंदर एग्रीगेशन होगा डिफरेंट चेन्स का बाय डिफरेंट टाइप ऑफ द बॉन्डिंग। तो यहां पे इसके अंदर एक स्ट्रेट चेन बनेगी अमाइनो एसिड की, लेकिन यहां पे इस चीज की क्वाइलिंग होगी और यहां पे इस तरह करके इसकी बेंडिंग एंड फोल्डिंग होगी और इसके अंदर जो डिफरेंट टाइप्स की बेंडिंग एंड फोल्डिंग है उनके दरमियान एग्रीगेशन और ये एक कंपैक्ट स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है। अगर हम बॉन्ड्स को देखें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड ब्रिजेस। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड ब्रिज इसके अंदर मौजूद होंगे। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड इंक्लूडिंग पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड तो बाकी तमाम स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होगा, सेकेंडरी में भी होगा, टर्शरी में भी होगा और क्वाटरनरी के अंदर भी मौजूद होगा। इसी तरह से अगर इनकी एग्जांपल हम देखें तो इंसुलिन की एग्जांपल डिस्कस हुई है बुक के अंदर और हीमोग्लोबिन की। सेकेंडरी के अंदर अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट को डिस्कस किया गया है। टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर सिंगल चेन ऑफ हीमोग्लोबिन को डिस्कस किया गया है और क्वाटरनरी के अंदर कंप्लीट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल डिस्कस हुआ है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में फ्रेडरिक सेंगर ने डिटरमिन किया सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। इंसुलिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसके अंदर 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं और 2 चेन्स की फॉर्म में होते हैं। अल्फा चेन के अंदर 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं और बीटा चेन के अंदर 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं और दोनों चेन्स के दरमियान डाइसल्फाइड ब्रिज मौजूद होते हैं। इसी तरह से हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर 574 अमाइनो एसिड्स होंगे। हर अल्फा चेन के अंदर 141 अमाइनो एसिड होते हैं और हर बीटा चेन के अंदर 146 होते हैं। 141, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 141 अल्फा चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कितने हैं, तो 282 बनेंगे इसके अंदर और टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड बीटा चेन के अंदर 292 बनेंगे। दोनों को हम प्लस करेंगे तो 574 बन जाएंगे। इस तरीके से एक चेन में अल्फा चेन के टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, एक अल्फा चेन और एक बीटा चेन के नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, total number of amino acid of beta chain and total number of amino acid in complete molecule of HEB। इस तरह से क्वेश्चन डेवलप होता। ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड गिवन है।
इसी से डेवलप होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो कि कॉइलिंग और फोल्डिंग है। इसी कॉइलिंग और फोल्डिंग की फर्दर बेंडिंग हो जाए, उस बेंडिंग के रिजल्ट पे डेवलप होता है टर्शरी स्ट्रक्चर। और अगर उन्हीं डिफरेंट बेंडेड मॉलिक्यूल्स का एग्रीगेशन हो जाए हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से, तो उसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। एक चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बुक के अंदर एक वैल्यू दी हुई है, ईच टर्न ऑफ अल्फा हेलिक्स कंटेन 3.6 अमाइनो एसिड। तो ये बेसिकली 10 टर्न्स का है नंबर। 10 टर्न्स के अंदर 36 होते हैं और एक टर्न के अंदर 3.6 नंबर ऑफ अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, इसमें दो ग्रुप हमारे पास हैं, एक ग्लोबुलर प्रोटीन है और दूसरी फाइब्रस प्रोटीन है। क्लासिफिकेशंस के लिए ये फीचर्स यूज किए गए हैं। शेप, ये स्फेरिकल शेप में होती है एलिप्सॉइडल, या फाइब्रस जो है वो प्रोटीन फिब्रिल फॉर्म के अंदर मौजूद होती है। क्रिस्टलाइजेशन, ग्लोबुलर प्रोटीन कैन बी क्रिस्टलाइन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, लेकिन फाइब्रिल प्रोटीन क्रिस्टलाइज नहीं होती। इलास्टिसिटी देखें तो इलास्टिसिटी ग्लोबुलर प्रोटीन में नहीं होती, लेकिन फाइब्रस प्रोटीन आर इलास्टिक इन नेचर। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन लेवल अगर हम इसका देखें तो उस लेवल में ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर टर्शरी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन फाइब्रस प्रोटीन में सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होती है। रोल अगर देखें, इसका फंक्शन हम देखें तो ग्लोबुलर प्रोटीन मोस्टली फंक्शनल रोल प्ले करती हैं, बिकॉज हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, एंटीबॉडीज होती हैं, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन कैरियर है, मायोग्लोबिन हो सकती है। सो दे आर फंक्शनल इन देयर रोल। फाइब्रस प्रोटीन चूंकि मायोसिन है, केराटिन है, सिल्क फाइबर्स हैं और स्पाइडर वेब है, तो लिहाजा स्ट्रक्चरल रोल होगा इसका। स्टेबिलिटी अगर हम देखें मीडियम के अंदर तो ये अनस्टेबल, लेकिन फाइब्रस प्रोटीन कंपैरेटिवली स्टेबल इन नेचर होती है। सॉल्युबिलिटी इन एक्वस मीडियम में देखें तो ग्लोबुलर प्रोटीन सॉल्युबल हो जाती है, लेकिन फाइब्रस प्रोटीन इनसॉल्युबल होती है। हेयर, इसी तरह से एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसमें एंजाइम्स आते हैं, हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, हार्मोन्स है और एंटीबॉडीज। फाइब्रस प्रोटीन के अंदर मायोसिन है, केराटिन है, स्किन फाइबर है, सिल्क वर्म और स्पाइडर वेब। इस सारी इंफॉर्मेशन को जो कि टेबल में दी है हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं एमसीक्यूज के ऊपर, कि मायोसिन हैज डैश टाइप ऑफ प्रोटीन। तो मायोसिन अगर हम यहाँ से देखें तो ये फाइब्रस प्रोटीन के अंदर आती है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन अकॉर्डिंग टू फंक्शन, तो फंक्शन की बेस पे जब प्रोटीन को हम क्लासीफाई करेंगे तो उसमें स्ट्रक्चरल टाइप की प्रोटीन हो सकती हैं। स्ट्रक्चर के अंदर कनेक्टिव टिश्यू, कंपोनेंट ऑफ स्किन, नेल, हेयर एंड लिगामेंट, और इसकी एग्जांपल कोलेजन प्रोटीन, केराटिन और इलास्टिन। इसी तरह से अगर हम एंजाइम टाइप की प्रोटीन्स देखें तो इसमें एंजाइम्स जो होते हैं वो कैटलाइज करते हैं केमिकल रिएक्शंस को और कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को। एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारी हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रिप्सिन, बहुत सारी एग्जाम्पल हमारे पास। हार्मोन्स, हार्मोन्स के अंदर अगर इसका फंक्शन देखें तो ये हार्मोन रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को, और इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स में अगर हम देखें, ये ट्रांसपोर्ट करती हैं और स्टोर करती हैं ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टरी पिगमेंट में आएगा, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन स्टोरेज पिगमेंट के अंदर आएगा। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट प्रोटेक्टिव फंक्शन में ये बॉडी को डिफेंड करते हैं अगेंस्ट डिफरेंट पैथोजन और ब्लड क्लॉटिंग के तौर पे। इसकी एग्जांपल एंटीबॉडीज हैं जो डिफेंड करती हैं, और ब्लड क्लॉटिंग की एग्जांपल फिब्रिनोजन है। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स माइटोटिक अपरेटस के अंदर मौजूद होती हैं स्पिंडल फॉर्मेशन में, और कंट्रैक्शन ऑफ मसल एक्टिन और मायोसिन, एग्जांपल उसकी ट्यूबुलिन, मायोसिन और एक्टिन। लिपिड्स की डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन इस तरह से है कि हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड्स, इनसॉल्युबल होते हैं इन वाटर बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जिसमें ईथर है, अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। लिपिड्स के अंदर हाई प्रोपोर्शन में CH बॉन्ड होते हैं, लेकिन लेस प्रोपोर्शन के अंदर इसके अंदर CO बॉन्ड मौजूद होते हैं। अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट्स होते हैं, फास्फोलिपिड्स,
स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स, और उसकी वजह CH बॉन्ड है। लिपिड्स प्रोवाइड करते हैं इंसुलेशन, लिपिड प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वाटर लॉस इन प्लांट लीव्स, एंड लिपिड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम अब्रेसिव डैमेज से। लिपिड्स की जो क्लासिफिकेशन है इसमें 4 पार्ट हैं: असाइल ग्लिसरॉल, वैक्सीज, फास्फोलिपिड्स एंड टर्पिनॉइड्स। इन चारों को हमने 3 फीचर के अंदर क्लासिफाई किया है। सबसे पहले इनकी लोकेशन या इनकी अकरेंस है। असाइल ग्लिसरॉल मोस्ट वाइड स्प्रेड इन नेचर है, वैक्सीज भी वाइड स्प्रेड है, बट दे आर प्रेजेंट इन कोटिंग इन फ्रूट्स एंड लीव्स, इंसेक्ट्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर, और एनिमल में शीप के ऊपर जिसकी वूल होती। इसी तरह से जो फास्फोलिपिड्स हैं, दे आर आल्सो वाइड स्प्रेड इन बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल सेल, एंड दे आर पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, स्पेशली फास्फोलिपिड्स। टर्पिनॉइड्स एसेसरी पिगमेंट्स का पार्ट होते हैं इन प्लांट्स, कैरोटीनॉइड्स, रबर, टर्पीन्स एंड स्टीरॉयड, दे आर प्रिकर्सर ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन। तो ये इनकी अकरेंस है। इसी तरह से अगर केमिकल कॉम्पोजिशन में हम इसको देखें तो असाइल ग्लिसरॉल आर एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स की आगे डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इनमें कार्बन के नंबर 2 to 30 हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो दी गई है वो 0.8 है। इसी तरह से फैट एंड ऑयल जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होंगे, सैचुरेट होंगे, वो फैट हैं, और जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होंगे, अनसैचुरेटेड होंगे, उनको ऑयल्स कहते हैं। तो इनकी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। इनको क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेस ऑफ बॉन्ड, ऑन द बेस ऑफ कार्बन चेन। इसी तरह से जो वैक्सीज हैं, इनमें लॉन्ग चेन अल्केन्स जिनमें कार्बन का नंबर 25 से 35, इन एडिशन टू अल्कोहल, कीटोन, एस्टर, along with fatty acids, they are mixture। इसी तरह से जो फास्फोलिपिड्स हैं, दे आर डेरिवेटिव ऑफ फास्फेटेडिक एसिड along with नाइट्रोजन बेसिस। फास्फेटेडिक एसिड के अंदर ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड फास्फोरिक एसिड, ये तीन आपस में मिलेंगे, फास्फेटेडिक एसिड बनेगा। और फास्फेटेडिक एसिड के साथ नाइट्रोजन बेसिस जिसमें कॉलिन है, एंथेनोलामाइन है और सीरीन है, ये इन कॉम्बिनेशन में होंगे तो फास्फोलिपिड वहां से डेवलप होंगे। फास्फोटेडाइल कोलिन जिसको लेसिथीन भी कहते हैं। टर्पिनॉइड्स आर अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीनाइड यूनिट्स। सो इन तीनों के अंदर अगर हम देखें तो जो पॉलीमर की फॉर्म में है वो टर्पिनॉइड्स। फास्फोलिपिड्स जो होते हैं, दे आर फास्फोलिपिड्स आर डेराइव्ड मॉलिक्यूल। वैक्सीज को हम मिक्सचर कहते हैं, असाइल ग्लिसरॉल को हम न्यूट्रल लिपिड्स कहते हैं या मोस्ट अबंडेंट भी कहते हैं। अब इनके फंक्शन की बात करते हैं। असाइल ग्लिसरॉल are source of energy in aerobic respiration. Waxes provide protection from water loss and in plant and abrasive damage. Phospholipids are frequently associated with membranes. Terpenoids चूंकि ये पार्ट होते हैं केराटिनॉइड्स, एसेसरी पिगमेंट्स का, सो सोलर एनर्जी कैप्चरिंग में हेल्प करेंगे, और बिकॉज स्टीरॉयड हार्मोन प्रोडक्शन इन एनिमल्स में ये हेल्प कर रहे हो। एक एमसीक्यूज है इसकी क्लासिफिकेशन पे जो अभी हमने किया है। असाइल ग्लिसरॉल लाइक फैट एंड ऑयल्स आर एस्टर्स फॉर्म बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन। तो चूंकि अभी इसकी पीछे डेफिनेशन हमने की है, तो बेसिकली दे आर फैटी एसिड एंड एल्कोहल। सो राइट ऑप्शन इसकी सी बनेगी। ये स्ट्रक्चर है फास्फोलिपिड का। यहाँ पे 1 2 3 ग्लिसरॉल और इसके राइट साइड पे फैटी एसिड। अब ये बन गया फास्फोग्लिसरॉल, असाइल ग्लिसरॉल, और असाइल ग्लिसरॉल के साथ ये फास्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल है। असाइल ग्लिसरॉल एंड फास्फोरिक एसिड एट कार्बन नंबर 3 डेवलप अ मॉलिक्यूल कॉल्ड फास्फेटेडिक एसिड। इसी फास्फेटेडिक एसिड के साथ जब कोलिन का मॉलिक्यूल अटैच होगा, ये कोलिन का मॉलिक्यूल है जो कि नाइट्रोजन बेस है, ओपन चेन, उस दौरान यहां से OH ग्रुप और यहां से H और यहां से H, ये H इस कार्बन का है और ये H इस ऑक्सीजन के साथ है, यहां से ये रिलीज होगा तो ये बन जाएगा फास्फोटेडाइल कोलिन, और इसी को हम आमतौर पे लेसिथीन भी कहते हैं। इसका ये वाला स्ट्रक्चर जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, इसमें ये जो पोर्शन है इसका हेड वाला, ये पोलर है और इसके अंदर चार्ज मौजूद होते हैं, लेकिन जो टेल स्ट्रक्चर है जो कि नॉन पोलर है,
और इसी नॉन पोलर को हम हाइड्रोफोबिक और हेड स्ट्रक्चर को हाइड्रोफिलिक का नाम देते हैं। तो बेसिकली ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो फास्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल की है। इसका जो रिएक्शन है उसको अगर हम देखें तो फास्फेटिडिक एसिड बेसिकली कंबाइन हुआ है ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल और दो फैटी एसिड से, और इन तमाम के कॉम्बिनेशन से जो चीज डेवलप हुई है उसको हम फास्फेटिडिक एसिड कहते हैं। ये बेसिकली यहां से आएगा। इसी तरह से जब इसके साथ नाइट्रोजन बेस जो कि कोलिन भी हो सकती है, सीरीन भी हो सकती है और एंथनोलेमान भी हो सकती है, लेकिन इस मॉलिक्यूल के अंदर कोलिन अटैच होगी और ये तीनों नाइट्रोजन बेसिस हैं, लेकिन ये रिंग स्ट्रक्चर में नहीं है, ओपन चेन के अंदर मौजूद है। तो यहां से एक स्ट्रक्चर जो डेवलप होती है उसको हम फास्फोलिपिड्स का नाम देंगे। तो फास्फेटिडिक एसिड प्लस कोलिन डेवलप अ स्ट्रक्चर दैट विल बी कॉल्ड फास्फोटाइल कोलिन। इसी का नाम है लेसिथीन और इसी को हम फास्फोलिपिड्स कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।